Powered by TMU Muradabad, preparing professionals for New India. नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश हमारी संसद में आपका स्वागत है। हमने आपको फर्स्ट टाइम एमपी से मिलवाया, हमने आपको कांग्रेस और माफ कीजिएगा विपक्ष और सत्ता पक्ष के दो धुरंधरों से मिलवाया और हमने यहां पर लगातार बहस की, चर्चा की कि संसद के सामने इस बार मुद्दे कौन से होंगे। लेकिन संसद के सामने एक और सवाल बहुत खड़ा हो जाता है, वो ये होता है कि संसद में किन किन राजनीतिक परिवारों के वारिस आए हैं। अगर बात करी जाए इन चुनाव की तो देखने पर ऐसा लगा कि क्या इस बार चुनाव में राजनीतिक वारिस हार गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी चुनाव हार गए, डिंपल यादव चुनाव हार गई, केसीआर की बेटी कविता चुनाव हार गई, वैभव गहलोत जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे थे, जिस पे कांग्रेस में काफी हाय तौबा मची, वो भी चुनाव हार गए, लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी चुनाव हार गई। लेकिन इसके बावजूद संसद में 542 में से 162 सांसद ऐसे हैं जो कि राजनीतिक परिवारों से आते हैं। अगर आप राजनीतिक परिवारों से आते हैं तो आपको किस तरह की मेहनत करने की जरूरत लगती है? क्या बचपन से ही राजनीति की शिक्षा शुरू हो जाती है? जब आप किसी की पारिवारिक परंपरा या लीगेसी को लेकर चलता है तो आपके सामने किस किस तरह की चुनौतियां होती है? इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अशोक यादव जी से, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, विधायक रह चुके हैं 3 बार और अब पहली बार संसद के अंदर आए हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा जी हैं, साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं और साथ ही साथ वो भी दूसरी बार संसद के अंदर चुनकर आए हैं। एक बार पहले वो विधायक रह चुके हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव दोनों का है। सबसे पहले परवेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी राजनीतिक टीचिंग के बारे में। मैं आपके घर में जब भी गया हूं तो मैंने ये देखा है कि बाथरूम को छोड़ के हर जगह लोग आपके घर के अंदर मिल जाएंगे। तो आपने तो बचपन से ही सीख लिया होगा कि राजनीति में चढ़ना है तो मुझे अरविंद केजरीवाल अगर खिलाफ है तो उसके क्या बोलना है। आपने तो ब्रेड बटर के साथ खाना सीख लिया होगा। देखिए, मेरा 1977 का जन्म है और 1977 में ही मेरे पिताजी पहली बार चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। तो हम एक छोटे से 2 बेडरूम के घर में रहते थे। केशवपुरम में LIG फ्लैट था। 5 भाई बहन थे। मेरे दादाजी दादी जी हमारे साथ ही रहते थे। तो लगभग 10 लोग एक ही फ्लैट में रहते थे। तो सुबह जब लोग आया करते थे तो मैं पिताजी कैसे उनके साथ में मिलते थे। और मुझको याद है कि जब इलेक्शन आते थे तो पिताजी मुझको 3 व्हीलर में बिठाकर और एक कागज़ के ऊपर में पूरा नारे लिखकर और वो बिठा दिया करते थे और मैं सुबह से शाम तक वो नारे लगाता रहता था। याद है कौन सा नारा लगाया था आपने? एक आध सुना दीजिए। अभी देखिए जनता डिमांड कर रही है, तालियां भी बज रही है उसके लिए। कौन सा पहला नारा सीखा उस समय था? हाँ, उस समय बोफोर्स का बहुत मामला चल रहा था। तो मैं नारा लगाता था कि आदि चवन्नी तेल में, राजीव गांधी जेल में। तो उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बना, बाल स्वयंसेवक बना, शाखा में जाता था, फिर मैं शिक्षक भी बना और फिर वहाँ से मैं पिताजी को देखा करता था। मुझे याद है 1984 का वो मामला, जब मैं केवल 7 साल का था। हमारे घर के सामने वाले घर में सिख परिवार थे। उस पूरे बिल्डिंग में कम से कम 10-12 सिख परिवार थे। सुबह जब मैं उठा तो सब जगह आग लगाई जा रही थी। मेरे पिताजी ने सारे परिवारों को अपने उस फ्लैट में रखकर 3 दिन वो हमारे घर पे रहे और सबकी जान बचाई। आज भी वो लोग मिलते हैं। तो वो पूरा कार्यकाल मैं बचपन से देखता रहा, सीखता रहा और साथ साथ में मैं पार्टी का काम भी करता रहा। नहीं, नारे तो आप सीख गए, लेकिन भाषण देना आपने कब शुरू किया? मुझे लगा KG या नर्सरी में होंगे तो आपको साहब सिंह जी ने स्टेज पर चढ़ा दिया होगा। मुझको याद है मैं स्कूल कॉलेज में तो भाषण देता था, मगर पॉलिटिकल भाषण मैंने पहली बार 2005 में दिया था, जब मैं पिताजी के साथ में एक मंगोलपुरी में एक पार्टी का प्रोटेस्ट था। तो मैं उनके साथ में गाड़ी में गया था और मैं वहाँ पर बैठा था मंच के ऊपर में,
और पिताजी ने वो जो मंच को संभाल रहा था उसको धीरे से इशारा किया कि जरा इसको बुलवा दो। मतलब वो पहले ही टेस्ट लेना चाहते थे आपका, तो कि वहाँ चल पे- पाएगा कि नहीं मेरा सिक्का राजनीति में। वहाँ पे हजारों कार्यकर्ता थे उनके सामने। वो ठीक है, पहली बार जब आप हजारों लोगों के सामने भाषण दो तो पसीने छूटते हैं, तो मेरे भी छूटे थे, मगर उन्होंने बाद में मुझे शाबाशी दी कि तुमने अच्छा बोला, पहली बार मैंने सुना तुम्हें बोलते हुए, और अच्छा बोला, ऐसी शाबाशी भी मुझे पहली बार में मिली थी। अशोक जी मुझे ये बताइए, मैंने तो हुकुमदेव नारायण जी के ऐसे ऐसे भाषण सुने, और उनका एक भाषण तो यूट्यूब पे वायरल है जिसमें उन्होंने सोनिया जी के बारे में बात की, जिन्होंने गरीब के बारे में बात की, किसान के बारे में बात की, और कई सारी ऐसी बात की जिसको सुनकर पूरा सदन लोटपोट हो जाया करता था। तो आपको भी भाषण की कला राजनीतिक विरासत में मिली है, आपके पिता से मिली है, बचपन से सुनते थे उनको? देखिए, मेरे पिताजी शुरू से समाजवादी आंदोलन में थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, और जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरे पिताजी बिहार विधानसभा के सदस्य थे। और जब देश में 1974 में आपातकाल लगा तो सबसे पहले विधानसभा से इस्तीफा दिए, पहला विधायक थे, और जेल भी गए। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, और उस समय आप समझ सकते हैं कि घर में घुस के पुलिस पूरे घर को तलाशी लेना, ढूंढना, और फिर अंत में वो गिरफ्तारी दी, वो जेल गए। तो उस समय वो लड़ते लड़ते इतने कांग्रेस के खिलाफ थे, ज़मीन से लड़ के आए। तो उनकी जो आवाज़ है कोई बनावटी आवाज़ नहीं है, इतने दिनों का उनका अनुभव है, संघर्ष है, और एक हमेशा वो वंचित समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं। सामंतवाद हो या कांग्रेस की जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ वो लड़ते लड़ते इतनी दूरी तक पहुँचे। और सबको पता है, आप लोगों को पता है कि उनको लोकसभा में वर्ष 2014 के लिए श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। इसका तो मैं मतलब अपने बारे में आपके सामने अशोक जी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पिता के पुत्र होकर सांसद तो आप बन गए, लेकिन सांसद में अपने आप को आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। जी, प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि भाषण, तो अपने बारे में हम क्या बता सकते हैं। जब आप लोग कभी मेरा भाषण सुनेंगे तो आप लोग पर हम छोड़ते हैं कि मेरा भाषण कैसा लगेगा, सो आप लोग तय कीजिएगा, हम नहीं बता सकते। राजनीति के आगे बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, प्रवेश वर्मा जी अपने पिताजी के लिए और अपने ससुर के लिए बहुत लकी थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी शादी होने के 1 महीने बाद पिताजी को भी मंत्री बना दिया था और ससुर जी को भी मंत्री बना दिया था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है प्रवेश, उसके बाद मैंने एक स्टोरी की थी रिश्तों की राजनीति की। तो मुझे बताएंगे कि आपके पिताजी तो एक लेटर लेके चले गए थे कि आपने कहा था मुझे अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया तो मुझे केंद्र में मंत्री बनाएंगे, अटल जी ने बना लिया, लेकिन आपके ससुर जी कैसे मंत्री बन गए थे अटल जी की कैबिनेट में, ये भी बताइए थोड़ा। देखिए, वो केवल मेरे ससुर नहीं हैं, वो एक बहुत बड़े नेता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, और वहाँ पर वो 4 बार मंत्री रहे प्रदेश के, वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वहाँ पे विपक्ष के नेता रहे। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी वक्ता हुए आज तक, आज भी कांग्रेस के लोग भी उनका भाषण सुनने के लिए ज़रूर अपना टीवी को ऑन कर लेते हैं। तो मेरी शादी इस परिवार में हुई, उनका मंत्री बनने को मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं था। वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, मगर शादी आपकी लकी थी उनके लिए, ये मत बोलिए आप। हाँ, मेरी बीवी मेरे पिताजी के लिए लकी थी और मैं मेरे ससुर के लिए लकी था। क्रॉस कनेक्शन तो जोड़ लिया आपने, फिर भी आपने ये नहीं कहा मैं मेरे पिताजी के लिए लकी था और मेरी पत्नी अपने पिताजी के लिए लकी वो थी। तो शादी के बाद हुई, तो यही कहूँगा। मैं तो मेरे पिताजी का बेटा पहले भी था, वो मंत्री नहीं बना रहे थे अटल जी। तो शादी के बाद बना दिया। शादी के 1 महीने के बाद भी पिताजी मंत्री बन गए, श्रम मंत्री। और जब शाम को अटल जी ने बुलाया हमें घर पे चाय पे, तो वो ये किया करते थे, जो भी नया मंत्री बनता था उसके परिवार को चाय पे बुलाते थे। तो मैं शाम को जब वहाँ पर गए, पूरा परिवार में और स्वाति वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे, तो एकदम से स्वाति ने मेरे कान में कुछ बोला। तो अटल जी ने कहा, भाई क्या बोल रहे हो, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी हंस लेंगे। तो मैंने कहा, स्वाति कह रही है मेरे पिताजी का भी ख्याल रख लेना। तो उसके 1 महीने के बाद में जब विक्रम जी मंत्री बन गए,
तो वो दोबारा उन्होंने चाय पे बुलाया, तो वहाँ पे अटल जी ने सबसे पहले स्वाति को बुलाकर कहा, देखा आपके पिताजी का ख्याल रख लिया। तो राजनीति में बड़े दिलचस्प संयोग होते हैं। लेकिन प्रवेश, अगर हम आज की राजनीति की बात करें, दिल्ली की राजनीति में आप 2 बार से सांसद, 1 बार के विधायक हैं, 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं। ऐसे समय आपने मुद्दा उठाया है, दिल्ली के अंदर अवैध तौर पर मस्जिद बन रही हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं प्रवेश वर्मा के, प्रवेश वर्मा अभी से चुनाव से पहले ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या ये राजनीति आपके पिताजी ने कभी नहीं की, आप क्यों करना चाहते हैं? ये राजनीति है, आज की राजनीति में ये एक ट्रेंड बन गया है। देखिए, ये मैंने देखा है कि और जब भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आता है तो विधानसभा चुनाव से 6 महीना 1 साल के अंदर अंदर में दिल्ली में नई मस्जिद बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और मैंने मेरे क्षेत्र में देखा है, अगर आप कहेंगे तो कल आपका रिपोर्टर मेरे साथ में चले और मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे पार्क है, आपको दिखाई देगा पार्क है, पार्क की बाउंड्री है और उसके अंदर में 500 गज में मस्जिद, 4 मंजिल मस्जिद बनी है। और जब ये चुनाव आने लगता है तब वहाँ पे 1 मंजिल, हर मस्जिद में 1 नई मंजिल ऊपर में डलने लगती है। तो मैंने केवल एलजी साहब को इतना कहा है, मेरा कोई भी धर्म से मेरा कोई बैर नहीं है। जो मस्जिदें पिछले 20 सालों में बनी हैं, मैंने एलजी साहब को कहा एक कमेटी बनाइए, उसमें जो ज़िले के न्यायाधीश हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो उसके चेयरमैन हों, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसमें ना हो। मैं कमेटी को लिस्ट दे दूंगा, कमेटी उनसे उनके कागज़ मांग ले, कोई फ्लड डिपार्टमेंट की ज़मीन पर है, कोई डूसिप की ज़मीन पर है, सारी दिल्ली सरकार की ज़मीन पर ये काम हो रहा है। और जब मैं पुलिस से कहता हूँ एक्शन लेने के लिए, तो पुलिस कहती है कि जब तक हमें वो डिपार्टमेंट संबंधित जो विभाग है वो हमें शिकायत नहीं करेगा तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सत्ताधारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी इन अवैध मस्जिदों को बना रही है, क्या ये आपका आरोप है? जी, मेरा। और आप सीधा लगाने से क्यों हिचक रहे हैं इस आरोप? नहीं, मैं तो सीधा लगा ही रहा हूँ और इससे स्पष्ट क्या बोलूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले शीला दीक्षित जी ये करती रही और अभी जो है केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे उत्तम नगर में विपिन गार्डन है, वहाँ पे चारों तरफ में अनधिकृत कॉलोनी है, 2-2.5 लाख लोगों के लिए वहाँ पर कोई भी पार्क की सुविधा नहीं है। एक वहाँ पर लैंड है 50 एकड़ की, वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, फ्लड डिपार्टमेंट की लैंड है, दिल्ली सरकार की लैंड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पार्क बन जाए। हमने वहाँ पे बेंच लगवाए, हमने वहाँ पे घास लगवाई, उसको पार्क की शेप देने की कोशिश करी। धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ पर जो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में कोई मृत्यु हो जाती है तो वो वहाँ पर आते हैं और उसको दबा देते हैं और वहाँ पे कब्र बना देते हैं। तो 50 से ज़्यादा कब्र उस पार्क के बिल्कुल बीचों बीच में बन गई है। नहीं प्रवेश, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपके तर्क माने, मैं आपको ऑन द फेस वैल्यू ये मानता हूं कि वहां पर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फिर क्या ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करने की पॉलिटिक्स नहीं है? आप मानेंगे मेरी इस बात को कि अवैध मस्जिदें बनी हैं तो अवैध मंदिर भी बने हैं, अवैध गुरुद्वारे भी बने हैं, अवैध दूसरी चीजें भी बनी हैं, लेकिन आप मस्जिद या मुस्लिम धार्मिक स्थल या कब्रिस्तान की बात करके आप क्या हिंदू मुसलमान में दिल्ली के इलेक्शन को डिवाइड नहीं करना चाहते? देखिए, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपके इधर सामने 20 नंबर के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान के बिल्कुल सामने रोड के ऊपर में मस्जिद है और वहाँ पे इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मैं सुबह 4 बजे वहाँ से अजान की आवाज़ आती है और वो पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। मैंने कभी उसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले की है। जितनी आज़ादी से पहले की चीज़ें हैं मैंने उसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पिछले 20 सालों में जो अवैध निर्माण है, जो सरकारी ज़मीन है, जहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बनने हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल बनने हैं, जहाँ पर गरीब बस्तियों में शौचालय बनने हैं, अगर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको ये कह दिया जाएगा कि मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूँ, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। मेरे पास में एक भी शिकायत अभी तक नहीं आई है जिसने कहा हो कि ये मंदिर अवैध बन रहा है, ये गुरुद्वारा अवैध बन रहा है। आप चाहे मैं लिस्ट ला के दे सकता हूं और मैं दर्शकों के सामने क्लेम कर रहा हूं कि अगर मस्जिदें अवैध बनी हैं तो गुरुद्वारे भी अवैध बने और मंदिर भी अवैध बने हैं। देखिए, कोई भी मंदिर और गुरुद्वारा किसी सरकारी जमीन के ऊपर बना है, ये मेरी नॉलेज में नहीं आया है। आप ये जरूर, आप नॉलेज में सिर्फ मस्जिदों और कब्रिस्तान को लाना चाहते हैं। दिक्कत यह है क्योंकि वहां से आपकी राजनीति आगे चलती है। चलिए, अगर मेरे नॉलेज में
कोई मंदिर और गुरुद्वारा आएगा, आप भी मेरे को उसकी सूची दे दें तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी बात करूंगा। मगर कोई आएगा तो बात करूंगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में जितने मंदिर और गुरुद्वारा हैं, आप और दिल्ली की बात कर रहे होंगे, मेरे क्षेत्र में जो मंदिर गुरुद्वारा हैं वो 100% DDA द्वारा अलॉटेड लैंड के ऊपर में बने हैं। और जितनी मैं जो मस्जिद और कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ वो जो पिछले 10, 15, 20 सालों में बनी है, केवल उनके ऊपर ही मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं अशोक यादव जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा हुकुमदेव जी समाजवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े युग पुरुष रहे हैं बिहार के अंदर, अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा। समाजवादियों की एक विचारधारा होती है कि परिवार को आगे ना बढ़ाएं, वंशवाद के वो लगातार विरोधी रहे। लालू यादव जी ने भी यही किया, समाजवादी आंदोलन से निकले हैं, उनकी पूरी की पूरी पार्टी फैमिली लिमिटेड पार्टी बन गई है, और आपके पिता ने भी आपको राजनीति में उतार दिया। तो क्या आपको नहीं लगता ये विचारधारा का एक अंतर विरोध है? जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि मेरे पिताजी समाजवादी विचारधारा के थे, और जब मैंने राजनीति शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने राजनीति शुरू की। और उससे पहले जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। और 1993 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, और उस समय से लगातार ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, संगठन के दायित्व में रहा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ रहा और पार्टी के लिए काम किया। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जब मैंने इच्छा प्रकट की राजनीति करने के लिए, तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए। वो चाहते थे कि क्या कहीं बड़ा नौकरी करे, बिजनेस करे या कोई अन्य काम करे राजनीति में। और बचपन में एक बार हमसे वो पूछे थे कि आगे बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तो मैंने एकदम से कह दिया कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो राजनीति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया अपना 74 का कि ऐसे हम जेल गए, लेकिन मेरे मन में था कि समाज सेवा करे, राजनीति करे। और स्वाभाविक है कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ, राजनीतिक परिवार, मेरे दादाजी भी मुखिया थे, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो था ही। तो आज जो हम इस स्थान पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हैं। हम 3 बार विधायक, नारायण यादव के बेटे के नाते नहीं, वो भी आपकी एक पहचान है, भूलिए मत। देखिए, ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी का लड़का हूँ, बेटा हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और कहीं ना कहीं पिता का लाभ तो मिलता ही है, मेरे साथ तो जुड़ा रहेगा। हम जब तक रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी, मेरे साथ उनका नाम जुड़ा रहेगा। लेकिन सिर्फ उनके बेटे होने के कारण ही मुझे टिकट नहीं दिया गया। 1995 से मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करके हमें चुनाव लड़ाती है, और ऐसे विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा नहीं रहा। वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, जो खासकर बिहार में पहले था, उन 2005 से पहले तक वह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरण के पक्ष में नहीं था। फिर भी ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने जमीन से संघर्ष किया, लेकिन कितना असर पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्रवेश की आप डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं? क्या आपके पिताजी चाहते थे आप राजनीति में आए? बड़ा अनटाइमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उनका, एक्सीडेंट। क्या वो चाहते थे, क्या वो जीते जी होते तो आपको देखते प्रवेश वर्मा सांसद दिल्ली, तो वो खुश होते? अगर वो जीवित होते तो शायद मैं राजनीति में होता ही नहीं। उन्होंने हमेशा कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरे परिवार से कोई दूसरा राजनीति नहीं करेगा। जब वो जीवित थे, मैं उस समय पार्टी के युवा मोर्चे में काम कर रहा था, राजस्थान का प्रभारी था। 2007 में जब उनका देहांत हुआ, आप देखिए जितने भी ये केसेस आप जब बात करते हैं फलाना फलाना फलाना, सारे केसेस को एक ही उसमें नहीं आप बिठा सकते हैं। मेरे पिताजी का 2007 में देहांत हुआ। मैं पहला चुनाव 2013 में लड़ा हूँ। अगर पार्टी ने उनके नाम पर मुझे टिकट देना था तो 2008 का चुनाव था, टिकट नहीं दिया। 2009 का चुनाव था, टिकट नहीं दिया।
मैंने 2008 में प्रदेश के मंत्री के रूप में काम किया, 2009 में प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम किया, पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम किया। मैंने 8 साल दिल्ली में संघर्ष किया। मैंने भी दरिया बिछाई हैं, मैंने भी कुर्सी लगाई हैं, मैंने भी रामलीला मैदान में रामलीलाएँ वहाँ पर हमारी रैलियाँ करवाई हैं। 2013 में जब मुझे पार्टी ने पहली बार टिकट दिया तो मैंने पार्टी को 10 विधानसभा का नाम बताया कि मैं इन 10 विधानसभा में से किसी एक विधानसभा में लड़ना चाहता हूं। पार्टी ने मेरे को उसमें से एक भी विधानसभा में टिकट नहीं दिया। पार्टी ने मुझे वहां टिकट दिया जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही नहीं थी। मैं वो वाली सीट पहली बार जीता जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी और जहां से मैं लड़ना नहीं चाहता था। पार्टी ने मुझे वहां पर भेजा, मैं वहां पर जीता। जब वहां जीता तब पार्टी ने मुझे संसद का टिकट दिया। मैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, 2014 में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, 2019 में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, देश में 6ठे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। तो कहीं ना कहीं हम इस दोनों चुनाव में मोदी जी का भी नाम था, मोदी सरकार भी लोगों ने बनानी थी, मेरे पिताजी का भी नाम था और जो मैंने पिछले 5 सालों में काम किए वो भी जनता ने देखा। आखिरी सवाल प्रवेश, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना है, मैं तो चाहता था कि आपसे बड़ी लंबी डिस्कशन हो, लेकिन पार्लियामेंट का वक्त था और आप सब लोग पार्लियामेंट के अंदर व्यस्त थे, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली के चुनाव सर पर हैं, क्या डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, प्रवेश वर्मा भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके 2020 का चुनाव लड़े? क्योंकि जनरेशन चेंज अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो चुका है और आप उस जनरेशन को अब रिप्रेजेंट करते हैं जिसको दिल्ली को लीड करना है। देखिए, प्रवेश वर्मा ये चाहता है कि दिल्ली में 20 साल से जो पार्टी सत्ता से बाहर है, पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। और वो सत्ता में आने का कारण ये है कि हम पिछले 5 साल दिल्ली की जनता ये सुनती रही कि मुझे मोदी जी नहीं काम करने दे रहे, मुझे एलजी नहीं काम करने दे रहा। अब जब देश में मोदी जी की सरकार आ गई है तो वही पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में आएगी तभी। लेकिन 2015 में आपको नकार दिया था, 3 सीटें दी थी सिर्फ 70 में से, भूलिए मत आप। देखिए वो एक तब भी 2014 में भाई उस समय कोई केजरीवाल जी को जानता था क्या? उस समय 70 विधायकों को कोई जानता था क्या? सब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली की जनता ने। अब दिल्ली की जनता जवाब दे देगी। जो पहला बाई इलेक्शन हुआ मेरी लोकसभा में, रजौरी गार्डन में पहला बाई इलेक्शन हुआ केजरीवाल की सरकार बनने के बाद में विधानसभा का, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की जमानत जब्त हुई और हम वो वाला चुनाव 15,000 वोट से जीते। तो दिल्ली की जनता अभी तय कर चुकी है उन्होंने विधानसभा चुनाव में क्या करना है। तो त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, या आपको लगता है कि सीधा मुकाबला? देखिए, अगर ये अलायंस, अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए इसमें चुनाव के बाद में कई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने बोला कि अगर अलायंस हो जाता तो शायद कोई और परिणाम आता। दोनों अपनी वोटों का टोटल भी कर लें तो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं। अगर आने वाले चुनाव में भी दोनों अगर ये समझौता कर लेंगे तो पहली बात है कि दिल्ली के लोगों को पता लगेगा कि ये कितना नीचे तक गिर सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं। जो केजरीवाल जी दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ में यहाँ पर चुन के आए थे, 10 साल यूपीए की सरकार के खिलाफ में चुन के आए थे। भारतीय जनता पार्टी से तो उनका कोई विरोध ही नहीं था, वो तो कांग्रेस के विरोध में चुन के आए थे। और वही कांग्रेस के अगर समझौते की बात करते हैं तो दिल्ली की जनता को फैसला करना चाहिए। ठीक है, प्रवेश जी और अशोक जी आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, गुफ्तगू का वक्त है, 5 साल संसद के हैं, दिल्ली के चुनाव है, फिर आपसे बात होगी। और अशोक जी आपका और प्रवेश जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में परिवार महत्व रखता है क्योंकि परिवार की एक परंपरा होती है और परंपरा का लोग पालन करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर बहस होती है कि क्या राजनीति में परिवारवाद उचित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर बढ़ा है परिवार का होने के बावजूद और उसने अपनी जगह बनाई है तो मुझे लगता है उसको उसका ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अन्नदाता की और हमारे साथ होंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ब्रेक के बाद